नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ाम सर। आज है 15 जुलाई 2022 और 15 जुलाई 2022 की जितनी भी डेली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उन सब को कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर 1 से। राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन 1 है लखनऊ, ऑप्शन 2 नई दिल्ली, ऑप्शन 3 बेंगलुरु, ऑप्शन 4 गांधीनगर। तो राज्यों के कृषि एग्रीकल्चर मिनिस्टर और बागवानी हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर्स की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो कहाँ हुई है? तो ये बेंगलुरु में हुई है, जिसमें राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्री शामिल हुए हैं। और केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने यहीं पे ई नाम के तहत इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल है, इसी के तहत एक और प्लेटफॉर्म इन्होंने शुरू किया है या लॉन्च किया है और उसका नाम होगा प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स, यानी POPs। इसमें कई सारे प्लेटफॉर्म्स को एक साथ शामिल किया जाएगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान किस देश के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन 1 बांग्लादेश, ऑप्शन 2 नेपाल, ऑप्शन 3 अफगानिस्तान, ऑप्शन 4 भूटान। तो मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान ये बांग्लादेश के हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं और कुछ देशों में इनको एम्बेसडर यानी राजदूत भी कहा जाता है और कुछ देशों में इनको कहा जाता है हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त। तो बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है? उच्चायुक्त। और मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान जो हैं वो बांग्लादेश के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं भारत की तरफ से। ठीक है जी। अब और जानकारी देख लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा यानी करेंसी यहाँ की टका है, टका। और प्रधानमंत्री हैं यहाँ की शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? तो जातीय संसद कहा जाता है बांग्लादेश की पार्लियामेंट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्री प्राइमरी लेवल पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP को लागू करने वाला पहला राज्य बना है, ये भी याद रखना है आपको, प्री प्राइमरी लेवल पर। ऑप्शन 1 है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 उत्तराखंड, ऑप्शन 3 जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन 4 बिहार। तो प्री प्राइमरी लेवल पे नई शिक्षा नीति या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। चलिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो पहला राज्य बन गया है प्री प्राइमरी लेवल पे नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला उत्तराखंड। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्पर सिंह धामी ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर बाल वाटिकाओं का उद्घाटन किया है। बाल वाटिका क्या है? तो प्राइवेट स्कूल में जो नर्सरी होती है उसी के समकक्ष, यानी कि यही काम अब यहाँ प्राइमरी स्कूल होते हैं जो सरकारी, वहाँ पे ये क्या होगी, अब बाल वाटिका होगी। एक बात और आपको यहाँ याद रखनी है कि उत्तराखंड 2025 में अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है। याद करना भी आसान है, 2025 में 25 वर्ष, और यानी 25 वर्ष पूरे होते हैं तो क्या बनाते हैं? तब मनाते हैं सिल्वर जुबली, यानी कि सिल्वर जुबली मनाएगा उत्तराखंड 2025 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी कंपनी वर्ष 2023 में लिथियम आयन सेल यानी लिथियम की जो बैटरीज होती हैं का निर्माण शुरू करेगी? ऑप्शन 1 ओला, ऑप्शन 2 उबेर, ऑप्शन 3 TCS, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो वर्ष 2023 में लिथियम आयन बैटरी का निर्माण शुरू कर देगी ये ओला है जी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। तो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल की कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी है ओला, और ये 2023 में लिथियम आयन सेल, लिथियम की बैटरी बनाना शुरू कर देगी। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? देखिए लिथियम आयन बैटरी, इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में किया जाता है, और होता क्या है कि ये हाई पावर होती है इसमें स्टोरेज, और वेट कम होता है, यानी कि लंबे समय तक चलती है और वेट भी कम होता है। तो ये फ़ायदा है लिथियम आयन बैटरी का। ओला बनाना शुरू कर रहा है 2023 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सुर्खियों में रही माइंड मास्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं?
तो ऑप्शन 1 है विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन 2 सुसान निनान, ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो माइंड मास्टर जो पुस्तक है इसके लेखक विश्वनाथ आनंद हैं और इन्होंने सुसान निनान के साथ मिलकर लिखी है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, तो ये दोनों ने मिलकर लिखी है, विश्वनाथ आनंद और सुसान निनान ने। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। तो विश्वनाथ आनंद और ये जर्नलिस्ट हैं सुसान निनान, इन्होंने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। अगर आप इस किताब का पूरा नाम देखें तो माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम चैंपियंस लाइफ। ठीक है जी, तो माइंड मास्टर आप याद रखिए, इससे आसान होगा आपको विकल्पों को पहचानने में। चलिए नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं। ऑप्शन 1 जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन 2 हार्दिक पांड्या, ऑप्शन 3 मोहम्मद शमी, ऑप्शन 4 भुवनेश्वर कुमार। तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी ओडीआई में सबसे तेज भारत के लिए 150 विकेट पूरे करने वाले गेंदबाज बने हैं, ये हैं मोहम्मद शमी, भारतीय टीम के तेज गेंदबाज। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। तो शमी ने ये रिकॉर्ड बनाया है मात्र 80 मैचों में। ठीक है जी, इससे पहले अजीत अगरकर ने 97 मैच लिए थे 150 विकेट लेने के लिए, और जहीर खान ने 103 मैच लिए थे 150 विकेट लेने के लिए, यानी ये रिकॉर्ड अब भारत की ओर से मोहम्मद शमी के नाम है। ठीक है जी, ये भी याद रखना, अब ये भारत के सबसे तेज लेने वाले खिलाड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2022 की सूची में भारत के किन 2 स्थानों को शामिल किया गया है। ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 अहमदाबाद, ऑप्शन 3 गांधीनगर, ऑप्शन 4 1 और 2 दोनों। तो टाइम मैगजीन की ये लिस्ट है और इस लिस्ट का नाम क्या है, तो द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2022, और इसमें भारत के केरल और अहमदाबाद दोनों को शामिल किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। तो टाइम मैगजीन की वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2022 की ये लिस्ट है, इसमें 50 अति साधारण यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनेशंस को शामिल किया गया है, टॉप 50 को। और इसमें 2 कौन कौन से हैं, एक तो केरल राज्य है ओवरऑल, और अहमदाबाद शहर कहाँ का, तो ये शहर है गुजरात का, तो इसको भी शामिल किया गया है। तो केरल को उसके बीचों की खूबसूरती के कारण, और मंदिर हैं वहाँ और भी कई सारे स्थान हैं, तो उसकी वजह से केरल को यहाँ शामिल किया गया है। और अहमदाबाद को, एक तो अहमदाबाद भारत का पहला यूनेस्को की विश्व विरासत वाला शहर है, जिसको विश्व विरासत में शामिल किया गया है यूनेस्को की लिस्ट में। दूसरा, यहाँ पे कल्चरल टूरिज्म को भी एक कारण माना गया है, तो सांस्कृतिक पर्यटन के कारण भी अहमदाबाद को शामिल किया गया है। तो 2 शहर हैं, नहीं एक तो राज्य है और एक शहर है, यानी 2 जगह हैं, केरल और अहमदाबाद। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में सुर्खियों में रही द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड के लेखक कौन है, यानी ये पुस्तक का नाम है द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। इसको किसने लिखा है। ऑप्शन 1 है मनोज मुकुंद नरवाने, ऑप्शन 2 है सत्यपाल मलिक, ऑप्शन 3 है जनरल जे सिंह, ऑप्शन 4 है कलराज मिश्र। द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, इसको लिखा है जनरल जे सिंह ने, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। चलिए थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं जे सिंह, और ये पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे हैं आर्मी के जे सिंह, और अरुणाचल के गवर्नर भी रहे हैं। ये पुस्तक जैसा कि नाम आपको बता रहा है, तो ये भारत और चीन का जो सीमा विवाद है, बॉर्डर डिस्प्यूट, उस पर आधारित है, और ने बहुत सारा रिसर्च किया है उस पर जे सिंह ने, और इस बारे में ये पुस्तक जो है वो खूब सारी जानकारी प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लुइस एकेवेरिया अल्वारेज का निधन हो गया, ये किस देश के राष्ट्रपति थे। तो लुइस एकेवेरिया अल्वारेज, ऑप्शन 1 है कनाडा, ऑप्शन 2 मैक्सिको, ऑप्शन 3 ब्राज़ील, ऑप्शन 4 अर्जेंटीना। तो लुइस एकेवेरिया अल्वारेज जो है वे मैक्सिको के राष्ट्रपति थे। ठीक है जी, और 100 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। और जब ये अभी ज़िंदा थे तो जो जितने भी पूर्व हेड्स होते हैं यानी पूर्व राष्ट्रपति, उसमें ये सबसे ज़्यादा उम्र के थे, लुइस एकेवेरिया अल्वारेज। तो कितने साल की उम्र में इनका निधन हुआ है, तो 100 वर्ष की, में पूरे सेंचुरी लगा के गए हैं। और अब मैक्सिको के बारे में भी थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। जो मैक्सिको की राजधानी कहाँ है, मैक्सिकन सिटी, बहुत आसान है। मुद्रा क्या है,
मैक्सिकन पैसो, ये भी आसान है। राष्ट्रपति यहाँ याद कर लीजिए, बहुत लंबा चौड़ा नाम है, आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। तो आप यहाँ पे लोपेज ओब्राडोर याद रखिए, इससे आसान रहेगा आपको उसको याद करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आज का आखिरी सवाल। लोगों द्वारा 75वें स्वतंत्रता राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर तिरंगे को फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान या भारत सरकार कौन सा अभियान शुरू करने वाली है, यानी ये लोगों को प्रोत्साहित करेगा कि वो तिरंगे को फहराएं। तो ऑप्शन, ये अभियान का नाम बताना है, ये कौन सा है जो भारत सरकार इसको शुरू करेगी। ऑप्शन 1 है हर घर तिरंगा अभियान, ये बिहार नहीं है, ये अभियान है, अभियान। तो हर घर तिरंगा अभियान। ऑप्शन 2 है हर गांव तिरंगा अभियान। ऑप्शन 3 है हर शहर तिरंगा अभियान। और ऑप्शन 4 है हर हाथ तिरंगा अभियान। तो भारत सरकार जो है वो 75 साल को जो हम मना रहे हैं अपने आज़ादी के, 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में, तो इसके लिए सरकार शुरू करने जा रही है ये अभियान, और इसका नाम होगा हर घर तिरंगा अभियान। ठीक है जी, चलिए थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। तो 15 अगस्त 2022 को हम अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में हम क्या मना रहे हैं इस बार? तो हम मना रहे हैं इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव, अमृतकाल चल रहा है ये। और इसी मौके पर भारत सरकार जो है वो हर घर तिरंगा अभियान शुरू करेगी, और इसका उद्देश्य ये है कि हर घर यानी हर घर के ऊपर तिरंगा फहराया जाए और लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो तिरंगे को इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में या उस मौके पर तिरंगे को फहराएं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।